कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बिल्कुल घर जैसे हैं। नहीं है तो वादा डाल लीजिए, जीवन में छोटी बड़ी समस्याएं तो आती ही रहती है। आज के इस वीडियो में आप लोग बिल्कुल सही देख रहे हैं भाई साहब। हम लोग साइंस से शुरू करने वाले हैं। साइंस में क्या शुरू करने वाले हैं भाई साहब? फिजिक्स से शुरू करने वाले हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर हम लोग देख रहे हैं परावर्तन और अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, बवाल क्वेश्चन आते रहता है हमेशा। हम लोग भी बवाल मचाएंगे, एक एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करेंगे, रगड़ेंगे, देखेंगे एग्जाम में कैसे आता है, क्वेश्चंस कैसे पूछता है, और एक एक क्वेश्चंस का हम लोग टोटल के टोटल जो भी कंफ्यूजन है वो क्लियर करेंगे। तो आज के इस वीडियो में भाई साहब इस चैप्टर को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन को देखेंगे, इसके नियम को देखेंगे, कैसे इससे क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे इसका जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल आसान भाषा में एकदम लोकल लैंग्वेज में समझेंगे, ताकि आपको कभी भी दिमाग से निकले नहीं और कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा भाई साहब बवाल हो जाए। ठीक है ना? तो चलिए बिना किसी समय गंवाए मिल के मचाते हैं बवाल विद बहुत सारा सवाल। सबसे पहली बात कि प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। देखिए, हम लोग सबसे पहले प्रकाश से संबंधित कुछ बातों को, जो कुछ फैक्ट है उसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। ठीक है ना? तब फिर उसके बाद जो होगा कुछ बातें पता चल जाएंगी किसी के बारे में। नॉर्मल बात है, जब किसी के साथ घर पे जाते हो, किसी से मिलने जाते हो, तो पता है यार उसके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हो तो और मिलने का जो मजा होता है ना, वो बिल्कुल बवाल हो जाता है। ठीक है ना? तो बिल्कुल जो है इस चैप्टर से भी हम लोग मिलेंगे, सब कुछ करेंगे। उसके पहले थोड़ी सी जो चैप्टर का मेन जो भाई साहब रोल है, हीरो है प्रकाश, इनके बारे में सुन लो, थोड़ा सा समझ लेते हैं आखिर है क्या क्या नहीं। देखिए, सबसे पहले जब हम प्रकाश की बात करते हैं तो याद रखिएगा, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, एक प्रकार का तरंग है, एक प्रकार का कण है। हम जो भी कह सकते हैं, जो हमें क्या करता है, हमें किसी भी वस्तु को देखने में मदद करता है। क्या करता है? वस्तु को देखने में मदद करता है, बिल्कुल आसान भाषा में। तो हम ये है कि इतना सारा बात बोले तो आखिर हम माने क्या? मानेंगे तो सब भाई साहब, क्योंकि अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीजें कही। जैसे प्रकाश के हम जब कहते हैं कि प्रकाश एक तरंग है, ये हाइजन साहब ने हाइजन हाइजन साहब ये एक वैज्ञानिक है, इन्होंने कहा हुआ था कि प्रकाश एक तरंग है। किस प्रकार का तरंग है? तो अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ का मतलब प्रकाश ऐसे 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 गमन करता है। बात समझ रही? ये थोड़ा सा, हाँ, ऐसे ऐसे गमन कर रहा है, जैसे ऐसे ऐसे ऐसे, थोड़ा सा और ज़्यादा डीप करके ये हो रहा है। बात समझ नहीं? ये गमन करता है। अब देखिए, पर फिर दूसरा कहा जा रहा है कि प्रकाश एक कण है। तो प्रकाश कण है, ये क्या है भाई साहब? तो प्रकाश जो है यहाँ पर कण है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये न्यूटन महोदय ने दिया हुआ था। प्रकाश के कण संबंधी सिद्धांत किसने दिया हुआ था? न्यूटन महोदय ने। प्रकाश के तरंग संबंधी के साथ सिद्धांत किसने दिया था? हाइजन महोदय ने। ठीक है ना? तो अब बात ये आता है कि यहाँ पर किस तरह का तरंग है, तो अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश किस प्रकार का तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। देखिए, कहा जाता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती हुई प्रतीत होती है। बिल्कुल सही बात है, याद रखिएगा हमेशा, प्रकाश सीधी रेखा में चलती हुई प्रतीत होती है। सीधी रेखा में वास्तव में बेसिकली चलती नहीं है। देखिए, प्रकाश हमेशा ऐसे चलती है, ऐसे 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 चल रही है। ठीक है ना? लेकिन क्या होता है कि इसका तरंग धैर्य इतना कम होता है, इतना छोटा होता है कि हमें समझ नहीं आता है। तरंग धैर्य का मतलब होता है कि प्रकाश जो ये डांस कर रही है ना, ऊपर नीचा कर रही है, ये जो ऊपर नीचा कर रही है, इसके बीच का जो जगह है देख रहे हैं, ये जगहवा देख रहे हैं। मैं कलर चेंज करके आपको मैं दिखाऊंगा तो ज़्यादा समझ आएगा। ये जो जगह देख रहे हैं आप, ये व्हाइट वाला, ठीक है ना, इसी को तरंग धैर्य कहते हैं। वेव लेंथ, WL, वेव लेंथ। बात समझे कि नहीं? तरंग धैर्य, तरंग धैर्य, तरंग धैर्य, अरे यार, तरंग धैर्य ये कहाँ से हो जाएगा? तरंग धैर्य। बात समझे कि नहीं? ये जो इसके बीच का जो लंबाई है, इसके बीच का जो लंबाई है, इसकी गैपिंग का जो लंबाई है, इसे कहते हैं तरंग धैर्य। इसको कहते हैं तरंग धैर्य। बात समझे कि नहीं? तो याद रखिए, इसके बीच का गैप इतना कम होता है, इतना कम होता है कि हमें समझ ही नहीं आता है कि प्रकाश क्या है, कि ऊपर नीचे करके डांस करते हुए जा रही है। बात समझ गई? तो हमें कहते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि उसका तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है, बहुत कम होता है। इतना बात समझ आ गया? कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बवाल तरीका से। अब बात यह है कि प्रकाश से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, प्रकाश के उपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। देखिए भाई साहब, ये बात बिल्कुल 100% सही है कि प्रकाश अगर नहीं रहे भाई साहब, तो ये जितना सुंदर सुंदर चीज़ें हम देखते हैं, आप हमको देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, कितना अच्छा ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, ये शायद हमें दर्शन नहीं हो पाता। ठीक है ना? तो यहाँ पर बात यह है कि आखिर हम देखते कैसे हैं?
तो देखिए ये देखने का जो प्रक्रिया है ये प्रकाश के परावर्तन से हमें हो पाता है, ठीक है ना। प्रकाश का परावर्तन क्या है, देखिए हम आगे ही पढ़ेंगे जाकर के प्रकाश का परावर्तन क्या है। जब प्रकाश जो है किसी वस्तु पर, आप अपारदर्शक वस्तु पर, याद रखिएगा पारदर्शी वस्तु पर नहीं, जब कोई अपारदर्शक वस्तु पर पड़ता है और वहां से वापस लौट जाता है और हमारे आंखों पर पड़ता है, ठीक है ना, तब हम उस वस्तु को देखने में सक्षम हो पाते हैं। बात समझे कि नहीं। अब बात है पारदर्शक क्या होता है। देखिए पारदर्शक, देखिए पदार्थ बेसिकली क्या होता है कि अगर हम देखेंगे तो तीन तरह का होता है। यहाँ पर प्रकाश के हम पास करने के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पर प्रकाश जो होगा तीन तरह का हो जाएगा। एक ऐसा पदार्थ जहाँ से प्रकाश पूरी तरह पास कर जाएगा, जैसे शीशा, एकदम पूरी बढ़िया एकदम चिकन चकन शीशा लाइए, ठीक है ना, वो प्रकाश उसमें से तुरंत निकल जाएगा, ठीक है ना। तो जब निकल जाएगा प्रकाश तो देखिएगा वो आपको शीशा दिखाइए नहीं देगा। कभी कभी अचानक से देखिएगा, कभी कभी से क्या होता है ना कि अचानक से ड्रॉवर जब भी मतलब कि घर में जो रेक वोक लगा होता है उसमें शीशा रहता है, शीशुआ बंदे रहता है, हम जाके हाथों में सामान निकालते हैं तो हाथों में छोटे वो मुई, बस हम तब समझते ओ भाई साहब ये तो शीशा लगाया हुआ है। बस हम एक नहीं, सामने शीशा बहुत बड़ा शीशा रख दिया जाए, कभी कभी मॉल में जाइएगा बड़ा शीशा रहता है, बस हम एकदम चिकन शीशा, थोड़ा सा भी गंदा नहीं है, ठीक है ना। और जाइएगा आप अनजाती तो तेजी में हड़फड़ाइले जाइए, लड़ जाइएगा भड़ाक देना। इसका मतलब ये है कि वो शीशा दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि प्रकाश पूरा पास कर जा रहा है। एक ऐसा पदार्थ होता है जिससे प्रकाश पास नहीं कर पाता है, ठीक है ना, वहां से टकरा के लौट जाता है, तो उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, ठीक है ना। दूसरा, तीसरा किस तरह का होता है कि आधा पास करता है आधा नहीं पास करता है। जैसे शीशा को रगड़ दीजिए, ठीक है ना, तो शीशुआ रगड़ दीजिएगा तो उनमें से धुंधला बाहर धुंधला दिखाई देने लग जाएगा कोई सामान कोई भी वस्तु, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एक ही वो चीज है कि वो पदार्थ पारभासी पदार्थ है, परभासी पदार्थ है, पारभासी पदार्थ, ठीक है ना। ये परभासी पदार्थ क्या होता है कि जिससे प्रकाश जो है आधा निकले, ठीक है ना, और आधा प्रकाश वापस चला है उसे, जैसे तेल लगा हुआ कागज, ये सब परभासी पदार्थ है, ठीक है ना। अपारदर्शी जिससे प्रकाश बिल्कुल भी पास नहीं कर पाए, पारदर्शी जिससे प्रकाश पूरा पार कर जाए, ठीक है ना, तब वो वस्तु दिखाई नहीं देगा, जैसे शीशा वगैरह हो गया, ठीक है ना, या पानी वगैरह हो गया। पानी भी कभी कभी क्या होता है ना कि पानी बहुत साफ है तो आपको समझ नहीं आ पाता है, ठीक है ना, तो उससे भी प्रकाश जो होता है पार कर जाता है, लेकिन पूरी तरह नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी मानते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब यहाँ पर समझना क्या है कि प्रकाश जो है ये परावर्तित होता है तब हमें दिखाई देता है, तो आखिर प्रकाश का परावर्तन क्या है, इस चीज़ को थोड़ा सा समझेंगे और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हम लोग आगे देखेंगे। आई थिंक कि यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक और बात याद रखिएगा, प्रकाश के गमन करने के लिए, गमन यानी उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसी भी तरह के माध्यम का जरूरत नहीं पड़ता है। माध्यम का मतलब जिसके सहायता से कोई वस्तु जाए एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है ना। तो प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रकाश जो है बिना माध्यम के यानी निर्वात में, निर्वात कहने का मतलब एक ऐसा जगह जहाँ पर कोई हवा वगैरह कुछ नहीं हो, वहाँ पर प्रकाश का जो वेग होता है यानी चाल जो होता है सबसे उत्तम होता है, सबसे अधिक होता है। तो कहेगा क्या, निर्वात में प्रकाश का चाल क्या होता है, तो 3 गुने 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, 3 गुने 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। सबसे ज्यादा चाल होता है यही प्रकाश का निर्वात में, ठीक है ना। लेकिन याद रखिएगा ये निर्वात का बात है, और वायु में भी लगभग लगभग इतना ही माना जाता है। तो वायु या निर्यात कहे, निर्वात कहे तो इसका, उसको निर्वात को हम लोग इंग्लिश में वैक्यूम कहते हैं, ठीक है ना। ये वैक्यूम कहते हैं, इसका मतलब यहाँ निर्वात जहाँ पर कोई हवा वगैरह नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर कहेगा क्या कि वायु में प्रकाश का चाल क्या होगा, तो लगभग लगभग इतना ही माना जाता है, थोड़ा बहुत कम होता है वायु में, क्योंकि देखिएगा जब हवा होगा धुलकन वगैरह होता है तो अवरुद्ध उत्पन्न करता है, लेकिन हम लोग मान लेते हैं नॉर्मल निर्वात या फिर वायु में प्रकाश का चाल 3 गुने 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मीटर नहीं दिया रहेगा, कभी कभी किलोमीटर दिया रहेगा, तो मीटर को जब किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 से भाग देते हैं कि नहीं देते हैं। तो हैया 10 का पावर 8 है, में 1000 से भाग दीजिएगा तो माने 10 के पावर 8 यानी ये 3 गो 0 यानी पावर 3 घट जाएगा कि नहीं ऊपर जाके, तो 3 गुने 10 का पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो अगर किलोमीटर में दे दे तो याद रखिएगा वहां पर क्या हो जाएगा, 3 गुने 10 का पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड, या फिर 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड।
कथी में, निर्वात में। आई थिंक यहाँ तक तो भाई साहब बिल्कुल बवाल आप रगड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब हम लोग थोड़ा सा क्या होगा कि आगे बढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है ना। देखिए कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। देखिए प्रकाश के परावर्तन के भाई साहब कितने नियम है, ये दो नियम है, ठीक है ना। हम इसको पहले समझते हैं कैसे। देखिए प्रकाश का परावर्तन का मतलब होता है जब कोई प्रकाश जो है किसी परावर्तक सतह पर पड़ता है और पूरा उसी माध्यम में लौट जाता है, उसे हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ परावर्तक सतह के लिए हम एक समतल दर्पण लेंगे। समतल दर्पण इसलिए लेंगे क्योंकि परावर्तन के लिए सबसे आदर्श माना जाता है किसको, परावर्तक सतह को, समतल दर्पण को, ठीक है ना। हम यहाँ पर व्हाइट कलर यानी कलर अगर हम लोग चेंज कर ले तो इससे हम लोग क्या कर दिए, कलई कर दिए। बात समझ आ गया होगा आपको, ये हम कलई कर दिए। अगर कलई नहीं करते तो प्रकाशवा आता यहाँ पर से हचाक से निकल जाता है, तो फिर प्रकाश का परावर्तन नहीं हो पाता, ठीक है ना। प्रकाश के परावर्तन के लिए इन्हें पेंट करेंगे तबे होने का नहीं जाएगा ऊपर ही, ठीक है ना, याद रखिए। अब यहाँ मान लीजिए हम एगो प्रकाश यहाँ से लिया दिए, प्रकाश ही लिया है तो ये हो गया भाई साहब आपतित किरण। क्या हो गया, आपतित, आपतित किरण, किरण, आपतित किरण। देखिए ये इस बिंदु पर पड़ा, यहाँ पर ये बिंदु पर पड़ा तो इसे आपतन बिंदु। एकरा से हम ऊपर लेके चले जाए, क्योंकि आया पास तो करेगा नहीं, मामला एक गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि कहने से पीछे से हम लोग पेंट कर दिए, होशियार आदमी हम लोग हैं, ठीक है ना। आने से हजाक से ऊपर चला गया, ठीक है ना। तो जब ऊपर गया, ऊपर जब गया ये, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो गया ये अपना से पराया हो गया, तो परावर्तित हो गया। ये क्या हो गया बाबू, परावर्तित किरण। ये राजा फिर से समझिए, आया तो आपतित किरण, जिस बिंदु पर पड़ा उसे हम आपतन बिंदु कहेंगे, और वहां से फिर वापस होके चला जाएगा उसे परावर्तित किरण। अभी क्रिकेट का माहौल चल रहा है, देखिए यहाँ पर चहल साहब यहाँ से बॉल फेंकेंगे, यहाँ पड़ेगा, ये क्रीच है, क्रीच पर पड़ा और फिर यहाँ से उड़ करके क्या होगा, उड़ करके जाएगा। तो गेंद जो होता है वो परावर्तन की भांति क्या करता है, हम बिगते हैं और फिर वहां से जाता है बैट्समैन के पास। बात समझे कि नहीं, तो ये यहाँ परावर्तन हो जाता है। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए क्या कि प्रकाश आया, यहाँ से गया, आया आपतित, गया परावर्तित, क्योंकि वो पराया हो गया अपना से, ठीक है ना। अब हम अपना से एगो क्रिएटिविटी करेंगे यहाँ पर, यहाँ पर क्रिएटिविटी क्या करेंगे, हम एक अपना से डॉटेड लाइन लगा देंगे। जब डॉटेड लाइन लगाने इसका मतलब वो काल्पनिक रेखा है, तो ये काल्पनिक रेखा किस पर खींचेंगे, ये आपतन बिंदु पर, यहाँ पर। बात समझेगी ना, आपतन बिंदु पर, ये बिचुआ में। तो ये आपतन बिंदु पर जो हमने खींचा एक अभिलंब, उसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पर जो खींचा हमने एक अभिलंब, ये डॉटेड लाइन वाला, उसे हम क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे। ये एक लंब है जिसे हम अभिलंब कहेंगे, किस पर, आपतन बिंदु पर। अब ध्यान देखिए, अब ध्यान ये देना है कि यहाँ पर जो कोण बनेगा, ये आपतन अभिलंब, ठीक है ना। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग क्या बोलेंगे, आपतित कोण, आपतन कोण, सॉरी, आपतन, आपतन कोण। लेकिन इस अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनेगा उसे परावर्तित, परावर्तित कोण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तित कोण कह रहे हैं, परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो ये दोनों जो कोण होता है ना भाई साहब, कोण आई बराबर कोण आर होता है, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर, एगो तो ये हो गया। दूसरा देखिए, देखिए ये आपतित किरण यहाँ से आया और आपतन बिंदु, आपतित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है ना, और यह आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये तीनों क्या है, एक ही बिंदु पर है कि नहीं है। आपतित किरण एवं परावर्तित किरण तथा अभिलंब, ये तीनों क्या है, एक ही बिंदु पर है, एक ही तल पर है कि नहीं है। तो एक नियम ये हुआ, यानी कि प्रकाश के परावर्तन से दो बातें हमें सामने से आया। क्या आया कि आपतित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब एवं परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पे होते हैं, एक ही समतल पे होते हैं। बात समझा आया। दूसरा, आपतन कोण और परावर्तन कोण ये दोनों बराबर होते हैं। तो दो नियम हुआ कि नहीं हुआ सोमा। परावर्तन तीन चार तरह से काम करता है। एक भाई साहब आप देखिएगा, परावर्तन से जो होता है ना, इको साउंड सुनाई देता है। कभी कभी क्या होता है, पहाड़ के बीच में जाइएगा, एक बार हेलो बोलिएगा या फिर कुछ
अब खुद को बोलिएगा आई लव यू, ठीक है ना, फिर उधर से आएगा आई लव यू। बस समझे कि नहीं? इसका मतलब क्या है कि आपको वहां पर जो आवाज सुना रहा है वो इको आवाज सुना रहा है, वो परावर्तन के द्वारा। रडार काम करता है परावर्तन के सिस्टम पर, बस सोनार काम करता है परावर्तन के सिस्टम पर। बात समझे कि नहीं? तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि परावर्तन कितने प्रकार का हो सकता है। परावर्तन के नियम पूछा तो दूगो। परावर्तन के नियम कितना? दूगो। परावर्तन कितने प्रकार का होगा? तो दो प्रकार का। एक तो होगा नियमित परावर्तन, एक तो होगा भाई साहब, एक तो होगा नियमित परावर्तन तरीके, नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन। दूसरा होगा अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन, परावर्तन। अब कहिएगा सर ये नियमित क्या है, अनियमित क्या है, फालतू का बात हो गया ये। देखिए भाई साहब, नियमित का मतलब क्या हो जाएगा कि जब प्रकाश किसी चिकना सतह पर पड़ेगा, तो चिकन सतह पर पड़ेगा तो शांति से क्या होगा, वो आएगा और ये आराम से चला जाएगा, यानी रास्ता ज्यादा इधर उधर नहीं भटकेगा। देखिए ये समतल दर्पण पर पड़ा, मान लीजिए यहाँ पर आया एक प्रकाश और आराम से यहाँ से हचाक से चला गया, आया आराम से हचाक से चला गया, आया आराम से चला गया। लेकिन अगर उबड़ खाबड़ जमीन रहित या उबड़ खाबड़ कोनो चीज रही तो आता यहाँ से इधर चला जाता, इधर से प्रकाशवा आता इधर चला जाता, इधर से आता इधर चला जाता। बात समझे कि नहीं? इधर से आती इधर चली जाती। बात समझे कि नहीं? प्रकाश चला जाता। तो यहाँ परावर्तन नियमित रूप से नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जो सतह है, जो परावर्तक सतह है वो क्या है, उबड़ खाबड़ है। बात समझे कि नहीं? तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी उबड़ खाबड़ परावर्तक सतह पर पड़ेगी, ठीक है ना, तो उसका परावर्तन क्या होगा, तो यहां से परावर्तित होने वाली किरण क्या होगी, वो अलग अलग दिशाओं में भटक जाएगी। बात समझे कि नहीं? तो वहां पर परावर्तन क्या होगा, नियमित नहीं होगा, अनियमित होगा। लेकिन जब प्रकाश की किरण किसी समतल सतह पर पड़ेगी, बात समझे कि नहीं, तब वहां उसका जो परावर्तन होगा वो नियमित हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? वो नियमित रूप से होगा। कहने का मतलब क्या हुआ, एक रास्ते पर आएगा और जाएगा, आएगा और जाएगा। बात समझे कि नहीं? अर्थात वहां पर क्या होगा, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होगा। बात समझे कि नहीं? वहां पर जो होगा परावर्तन के दोनों नियम काम करेगा, लेकिन अनियमित परावर्तन पर परावर्तन के दोनों नियम काम नहीं करेगा। बात समझे कि नहीं? एक सही आदमी के लिए ना सही रूल काम करता है, लेकिन एक गुंडा बवाली, बात समझे कि नहीं, उसके लिए कोई रूल रेगुलेशन होगा नहीं होगा। सिंपल बात है। नियमित आदमी के लिए, ईमानदार आदमी के लिए सब कुछ है, नियम कानून सब कुछ है, ठीक है ना। इसीलिए नियमित परावर्तन से क्या होगा, दो नियम होगा। एक आप समझ गए, जो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पे होता है। दूसरा आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है। बिल्कुल बवाल। चले अब हम आगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। ए भाई, अपवर्तनांक जब भी कहेगा ना तो बड़ा आसान क्वेश्चन है यार। तुम लोग देखो, किसी भी माध्यम के अपवर्तनांक का अगर फॉर्मूला की बात होता है तो याद रखिएगा साइन आई बटा साइन आर। यहां पर याद रखिएगा साइन आई बटा साइन आर क्या हो जाएगा, इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। लेकिन आप याद रखिए, इस फॉर्मूला से आपको तो खाली रट लेते हैं लेकिन समझ नहीं आता है। लेकिन इस बात को समझिए थोड़ा सा, कैसे आप समझिएगा। देखिए, जब हम कहते हैं कि किसी भी प्रकाश का, किसी भी माध्यम का, ठीक है ना, प्रकाशिक माध्यम दो प्रकार का होता है। मतलब वैसा माध्यम जहां से प्रकाश आ जा सके, उस तरह का दो गो माध्यम होगा, एक सघन माध्यम, एक विरल माध्यम, ठीक है ना। तो जब हम अपवर्तनांक कहेंगे, इसका मतलब ध्यान रखिएगा कि हम अपवर्तनांक का मतलब यहाँ पर कि प्रकाश अति में निर्वात में प्रकाश का चाल, निर्वात में प्रकाश का चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश का चाल, प्रकाश का चाल। याद रखिए, हम कह रहे हैं क्या कि निर्वात में अपवर्तनांक, यानी अपवर्तनांक अपवर्तनांक बराबर फॉर्मूला क्या होगा कि निर्वात में प्रकाश का चाल हमेशा ऊपर रहेगा, निर्वात में प्रकाश का चाल, और उस माध्यम में प्रकाश का चाल। तो किस माध्यम में, तो हम जिस माध्यम का अपवर्तनांक खोज रहे हैं, जैसे मान लीजिए, ध्यान रखिए यहाँ पर हम कह रहे हैं क्या कि जल का अपवर्तनांक कितना होगा, जल का अपवर्तनांक,
अपवर्तनांक कितना होगा? तो जल का अपवर्तनांक कितना होगा? तो सबसे पहले निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होगा भाई साहब, हम एक फॉर्मूला के द्वारा निकालेंगे। निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, याद रखिए उस माध्यम में प्रकाश का चाल। तो अब देखिए हम जल का अपवर्तनांक निकाले तो जल में प्रकाश का चाल क्या होता है? तो याद रखिएगा निर्वात में प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, चाहे वायु में प्रकाश का चाल, ठीक है ना, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और सबसे ज्यादा प्रकाश का चाल होता है निर्वात में या वायु में। उससे कम जो होगा भाई साहब याद रखिएगा जल में 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 2.25, याद रखिएगा 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। तो ये हो गया। कांच में क्या होता है? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो हम तो यहाँ जल का बात कर रहे हैं, तो जल का क्या होगा? 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ मीटर प्रति सेकंड कट जाएगा। तो अब यहाँ से एक और क्वेश्चन आएगा, कहेगा क्या अपवर्तनांक का भाई साहब मात्रक क्या होता है? तो अपवर्तनांक का तो कोई मात्रक ही नहीं होगा, इसलिए अपवर्तनांक का मात्रक नहीं होगा क्योंकि दोनों के प्रकाश का चाल, दोनों माध्यम के प्रकाश का चाल क्या है का ये एक अनुपात है। तो जब दो माध्यम में प्रकाश के चाल का एक अनुपात है, तो जब दोनों के चाल ही है तो दोनों का यूनिट एक होगा, तो दोनों का यूनिट कट जाएगा। जब कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? यूनिट लेस हो जाएगा, मात्रक विहीन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मीटर बटा मीटर, मीटर मीटर कट गया तो मीटर खत्म ना हो गया, मात्रक ही खत्म हो गया हो जब, ठीक है ना। तो यहाँ पर उसी तरह है कि यहाँ पर क्या हो गया? मीटर प्रति सेकंड कट गया, 10⁸ भी कट गया, ठीक है ना। अब आया क्या यहाँ पर? 3/2.25। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये क्या हो जाएगा? 3/2.5 अगर करोगे तो ऊपर डबल जीरो कर दो तो नीचे 2 पाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो 75 चौका और 75 तिहाई 225, यानी 4/3, 1.33 के करीब करीब आएगा। तो कहेगा क्या जल का अपवर्तनांक कितना होगा? 1.33। तो ये कैसे निकल आया है? अगर मान लीजिए अपवर्तनांक दिया हो, जो जल का अपवर्तनांक दे दे, यहाँ कहेगा कि जल का अपवर्तनांक इतना है, तो बताइए कि जल में प्रकाश का चाल क्या होगा? तो बिल्कुल निकाल देंगे, अपवर्तनांक की जगह पर 1.33 रखेंगे, निर्वात में प्रकाश का चाल, इसका प्रकाश का चाल मान लीजिए एक्स, मान लीजिए इधर कट के बाटा कीजिएगा तो आराम से उतना आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो याद रखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि किसी माध्यम में प्रकाश का जो किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो साइन आई बटा साइन आर, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर साइन आई जो होगा निर्वात में प्रकाश का चाल, और साइन आर बटा जिस माध्यम में पूछा जा रहा है प्रकाश का जिस माध्यम का अपवर्तनांक पूछा जा रहा है उस माध्यम का चाल, ठीक है ना। ये बड़ी आसान है चीज, याद रखिएगा आप हमेशा। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पर कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। देखिए जब भी हम बात करेंगे लेंस का आवर्धन, ठीक है ना, तो आप हमेशा याद रखिएगा भी, यानी V/U, यू का मतलब यहाँ पर भी का मतलब हो गया प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है ना। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई, दोनों के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई जो होगी, वो दोनों के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे? आवर्धन कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर याद रखिएगा V/U, आंसर क्या हो जाएगा? V/U, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। बिंब का मतलब होता है वस्तु, ठीक है ना। बिंब की ऊंचाई, दोनों का अनुपात बराबर क्या हो जाएगा? आवर्धन हो जाएगा, आवर्धन, ठीक है ना, आवर्धन हो जाएगा। तो आवर्धन को m से सूचित किया जाता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा m बराबर क्या हो जाएगा? V/U। अब यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि 2-4 क्वेश्चंस बनता है इस आवर्धन से, ठीक है ना। देखिए यहाँ कहेगा क्या कि आवर्धन अगर भाई साहब ऋणात्मक है, अगर आवर्धन भाई साहब ऋणात्मक है, इसका मतलब क्या होगा? आवर्धन धनात्मक है, इसका मतलब क्या होगा? ठीक है ना। ये बड़ी दिमाग लगाने वाला चीज है यार। देखिए जब भी आवर्धन ऋणात्मक होगा तो आप याद रखिएगा वस्तु क्या होगा? वास्तविक होगा। वस्तु क्या होगा भाई साहब? वास्तविक होगा। अगर आवर्धन धनात्मक होगा तो वस्तु क्या होगा भाई साहब? यहाँ पर वस्तु काल्पनिक होगा। वस्तु क्या होगा? काल्पनिक होगा, ठीक है ना। ये चीज हमेशा याद रखना। अब आया बात यहाँ पर आवर्धन का मात्रक क्या होता है? तो आवर्धन क्या होता है? वो मात्रक विहीन होता है। अभी जस्ट अपवर्तनांक बताए कि अगर सेम
सेम यूनिट का डाटा अगर दोनों का अनुपात निकालिएगा तो सेम यूनिट तो कट जाएगा। तो दोनों का यूनिट जब कट जाएगा तो यूनिट खत्म हो गया ना भाई साहब, वो मात्रक तो खत्म हो गया। जैसे मान लीजिए हम प्रतिबिंब का ऊंचाई मान ले 10 मीटर है, ठीक है ना, हम बिंब की ऊंचाई मान ले भाई साहब 5 मीटर है, ठीक है ना। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई में दोनों मीटर मीटर में, तो मीटर मीटर तो कट गया, ठीक है ना। तो जब मीटर मीटर कट गया तो यहाँ आवर्धन तो यूनिट लेस हो गया ना भाई साहब, वहां तो यूनिट तो खत्म हो गया वहां पर। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल रगड़ो, देखो बात समझो यार, ठीक है ना। जब तक नहीं समझ आएगा तब तक भाई साहब नहीं मजा आने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आवर्धन क्या हो जाएगा, मात्रक विहीन हो जाएगा, ठीक है ना। और भाई साहब गजब क्वेश्चन, 21 22 20 16 13 इतना ताल क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई साहब है। और क्वेश्चन को अब देखो, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा तो तुम बवाल मचा दोगे कि नहीं, रगड़ दोगे कि नहीं रगड़ दोगे, है बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताना यार, ठीक है ना। देखो अगला क्वेश्चन, दर्पण सूत्र। भाई साहब बड़ा इंपॉर्टेंट है दर्पण सूत्र, बिल्कुल बवाल है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर कहेगा क्वेश्चन क्या कि दर्पण सूत्र क्या है। एगो देखो दूगो सूत्र होता है, एगो दर्पण, एगो का होता है दर्पण सूत्र, आ एगो होता है लेंस सूत्र, ठीक है ना। तो दर्पण सूत्र जब पूछेगा ना ए राजा, फिर से ध्यान से, दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र दोनों अलग अलग होता है। तो दर्पण सूत्र जब पूछेगा तो 1/v, 1/v आ प्लस 1/u बराबर 1/f, ठीक है ना। आंसर क्या हो जाएगा आपको, ए नंबर 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये हो गया आपका दर्पण सूत्र। लेकिन अगर पूछेगा लेंस सूत्र क्या होगा, अगर पूछेगा लेंस सूत्र क्या होगा, तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, बराबर 1। लेंस में क्या होगा, लेंस में लेस कर देंगे, लेंस में लेस कर देंगे, ठीक है ना। और दर्पण में क्या करेंगे हम लोग, धके चिपका देंगे। बस हम देख नहीं, तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, यह किसका सूत्र होगा, दर्पण सूत्र। बिल्कुल बवाल हो गया, एकदम गर्दा मचा दीजिएगा आप। दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा भाई साहब, लेंस सूत्र। तो लेंस में लेस कर देंगे, लेंस का मतलब लेस, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। लेकिन लेंस में अगर कहेगा भाई साहब कि यहाँ पर 1/f जो होता है ना भाई साहब, वो क्या होता है, वो लेंस के ये क्षमता के बराबर भी होता है। P बराबर 1/f पढ़े हैं। तो यहाँ पर 1/v माइनस 1/u बराबर P भी तो हो सकता है। दिमाग लगाइए, ठीक है ना। तो कहेगा लेंस की क्षमता बराबर फॉर्मूला कोई बताइए, तो दो फॉर्मूला 1/f, और 1/f बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u। अब भी क्या है, भी क्या है भाई साहब, ये भी क्या है, वस्तु दूरी। यू क्या है, भी प्रतिबिंब दूरी। यू क्या है, वस्तु दूरी। यू मतलब तुम का मतलब रियल, याद रखो, यू तुम मतलब रियल। तो बिंब क्या होता है, रियल होता है। बिंब का मतलब वस्तु, आ प्रतिबिंब माने उसका प्रति का मतलब उसका जीरोक्स, उसका डुप्लीकेट। तो भी, बस समझ नहीं। तो भी जो है वो क्या है भाई साहब, वो डुप्लीकेट चीज है। यू का मतलब तुम मतलब तुम रियल हो कि नहीं हो, रियल हो भाई साहब, सिंपल बात है, हम रियल है, ठीक है ना। तो तुम्हारे लिए तुम यू बस समझ नहीं। तो यू क्या हो जाएगा भाई साहब, यहाँ पर बिंब की दूरी। भी क्या हो जाएगा भाई साहब, वो क्या हो जाएगा भाई, वस्तु की दूरी, ठीक है ना। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल समझ आ जाएगा, बिल्कुल बवाल तरीका से, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़े, चलिए। कह रहा है क्या, कौन सा लेंस, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। देखिए अब यहाँ पर याद रखिए, जब हम लेंस की बात करेंगे ना, जिस लेंस की बात करेंगे यहाँ पर, उस ध्यान से रखिएगा, दर्पण से भी रिलेट करवाएंगे हम आपको, ठीक है ना। कह रहा है कि कौन सा लेंस हम क्या कहेंगे, अपसारी लेंस कहते हैं। देखिए लेंस दो तरह का होता है। लेंस कितने तरह का होगा भाई साहब, दो तरह का। एक लेंस कहेंगे हम लोग उत्तल लेंस, एक लेंस कहेंगे भाई साहब अवतल लेंस। एक लेंस उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस। उत्तल माने उठल, उत्तल माने उठल, ना समझ आए, उत्तल माने उठल, अवतल ना उठल, अवतल ना उठल। जाना में हम अ लगा देते इसका मतलब ना, बस समझ के नहीं। तो उत्तल माने उठल, कैसे, देखिए ना, ऐसे ऐसे धके सटाओ, ठीक है ना। ये हो गया उत्तल लेंस, ठीक है ना। अब कहेगा अउतल, ठीक है ना, अउतल,
तो अवतल ये हो गया उत्तल। हम कहेंगे उत्तल ना उथल, एन से तो उतल उठल, अवतल ना उठल, ठीक है ना। तो बात समझ आ गया। तो इसे हम कहेंगे अवतल, अवतल लेंस, ठीक है ना। तो लेंस दो तरह का हो गया, एक को हम उत्तल लेंस, एक को बोलेंगे अवतल लेंस, ठीक है ना। अब बात आता है क्या कि अब कौना को अपसारी लेंस कहेंगे। देखिए अपसारी, अपसारी देखिए प्रकाश किरण पुंज जो होता है ना, वो प्रकाश के किरण पुंज तीन तरह का होता है। बहुत सारे मतलब कि प्रकाश के किरणों को मतलब किरण के समूह को किरण पुंज कहते हैं, ठीक है ना। तो एक समानांतर किरण पुंज होता है, जो बहुत सारी मतलब किरणों का वैसा समूह जो एक दूसरे के समानांतर गमन करता है, उसे समानांतर किरण पुंज। जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु पर आकर मिलेगा तो उसे हम कहेंगे अपसारी किरण पुंज, ठीक है ना। सॉरी अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी, अभी सारी मिल जाओ, अभी सारी मिल जाओ, अभिसारी, अपसारी, ठीक है ना। अपसारी किरण पुंज, तो अपसारी माने अप मतलब ऊपर, किसी एक बिंदु से ऊपर जा रहा है यानी फैल रहा है, फैल रहा है माने एक बिंदु से डाइवर्ज हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर याद रखिए कि जब समानांतर जाएगा तो समानांतर किरण पुंज, जब चारों ओर से आके एगो बिंदु पर मिलेगा तो इसे अभिसारी कहेगा, अभी आके सारी मिल गया, अभिसारी, अभी आके सारी मिल गया, याद अभिसारी, अभी आके सारी मिल गया, अभिसारी। अपसारी एक ही जगह से ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। तो अपसारी जैसे एक टॉर्च से लीजिए, टॉर्च से लाइट बारिएगा, फैलेगा एक पॉइंट से लेकर के, ठीक है ना। तो वो देखिए, अब देखिए तो अब आया क्या कि उत्तल जो लेंस होता है ना भाई साहब, वो उत्तल लेंस जो होता है ना, ये अभिसारी किरण, क्योंकि ईवी किरण को क्या करता है, ईवी किरण को क्या करता है, ईवी किरण को क्या करता है, दूर तरीके, ईवी किरण को क्या करता है, एक जगह फोकसित कर देता, मतलब कि इसको क्या करेगा, यहाँ से आएगा, अब मान लीजिए हम यहाँ से करें, यहाँ जाएगा, यहाँ से करे ऐसे जाएगा, ये भी एक जगह पर क्या कर अभिसरित कर देता है। उत्तल लेंस क्या करेगा, अभिसरित कर देगा, ठीक है ना। अवतल लेंस क्या करता है, अवतल लेंस ऐसे आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर जाएगा तो ऊपर भाग जाएगा, ऐसे आएगा और यहाँ पर आएगा ऐसे भाग जाएगा, बस समझ रहे। तो ये अपसारी, ये देख रहे हो कैसे कर रहा है, यहाँ पर आएगा ऐसे तो ऐसे भाग जाएगा, बस समझ रहे। तो इस तरह ये क्या होगा कि एक पॉइंट पर मिलाता नहीं है, इसीलिए इसको ये देख रहे हो ऊपर ऊपर भगा रहा है, ध्यान रखो ये। तो अपसारी, ठीक इसे क्या, तो अवतल लेंस को क्या कहेंगे, अपसारी लेंस, अवतल लेंस को क्या कहेंगे, अपसारी, अपसारी लेंस, अवतल लेंस को क्या कहेंगे, अपसारी लेंस, अवतल लेंस को क्या कहेंगे, अपसारी लेंस। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जो अवतल लेंस होगा वो उत्तल लेंस होगा, सॉरी सॉरी, जो अवतल लेंस होगा भाई साहब याद रखें यहाँ पर, जो अवतल लेंस होगा, बात समझे कि नहीं, वो उत्तल दर्पण होगा, याद रखिए, जो अवतल लेंस होगा वो उत्तल दर्पण होगा, बात समझे कि नहीं, जो उत्तल लेंस होगा वो अवतल दर्पण होगा, बात समझे कि नहीं। तो अवतल लेंस उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। आगे देखिए जब हम पढ़ाएंगे कि कैसे चित्र बनता है, कैसे फिगर बनता है ना, उसके बाद आपको टोटल समझ आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कहेगा क्या, यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा कि प्रकाश का, प्रकाश का किरण, कौन सा लेंस जो है प्रकाश के किरण को अभिसरित कर देता है, कौन सा लेंस अभिसरित करेगा, ठीक है। तो अभिसरित करेगा उत्तल लेंस, अपसरित करेगा कौन, तो अवतल लेंस, इसीलिए उसको अपसारी, और जो अभिसरित करता है उसे अभिसारी लेंस कहते हैं। बात समझ आया कि नहीं आया। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, ये अपसारी कह रहा है तो अप कर रहा है भाई साहब, ठीक है ना। तो अप कर रहा है तो क्या होगा, अवतल लेंस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। देखिए लेंस में मुख्य फोकस की संख्या दो होती है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होगी, दो होगी, याद रखिएगा। दर्पण में मुख्य फोकस की संख्या एक होती है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या दो होती है, क्योंकि उसमें क्या होगा, उसमें प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है, प्रकाश एक जगह से मतलब इस पार से उस पार चला जाता है, ठीक है ना। तो दोनों ओर हम ले क्या कर लेते हैं, एक मतलब कि वहां पर फोकस मान लेते हैं, ठीक है ना। वक्रता त्रिज्या हम लोग दर्पण में मानते हैं, इसमें दो को फोकस मान लेते हैं, बात समझे कि नहीं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दादी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। बाप रे भाई साहब देखो ना कितना साल पूछा हुआ है, बिल्कुल बवाल मचा देंगे, इसको समझो कैसे। अब देखो दाढ़ी बनाने के लिए सारा लोग जानते हैं अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है राजा अमर, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। काहे नहीं समझ आया है, हम समझाते हैं थोड़ा का है। देखिए अवतल दर्पण में आप देखिएगा,
दर्पण में तो मुख्य रूप से 7 तरह का 7 वो स्थान पर हम लोग प्रतिबिंब प्राप्त कर देते हैं। लेकिन जो बवाल जो होता है ना एकदम फेमस जो पूछा जाता है एग्जाम में 6 गो स्टेज में पूछा जाता है। तो अवतल दर्पण में भाई साहब एक ऐसा जगह है जहाँ पे अगर वस्तु को रखा जाए तो वो जो है ना वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब सीधा प्रतिबिंब दिखाता है। ठीक है ना अवतल दर्पण में। ठीक है ना कब जब अवतल दर्पण में आप याद रखिएगा अवतल दर्पण यानी दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच किसी वस्तु को रखिएगा ना तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के जस्ट पीछे बनता है और वस्तु से बड़ा और सीधा बनता है। ठीक है ना तो इससे फायदा क्या होता है कि जब ज्यादा फोकस दूरी वाला अगर कोई अवतल दर्पण में जैसे आप सैलून में जाते हैं केस कटवाने दाढ़ी बनवाने जाते हैं तो वहां पर तो बड़ा बड़ा क्या लगाया रहता है वहां पर जाइएगा तो देखिएगा शीशा लगाया रहता है वो अवतल दर्पण का शीशा रहता है। इसलिए लगाया रहता है कि भाई साहब उसमें अवतल दर्पण में क्या होगा कि उसमें सीधा प्रतिबिंब दिखाई देता है। ठीक है ना और बड़ा दिखाई देता है। उत्तल दर्पण में ऐसा नहीं होगा वो छोटा प्रतिबिंब दिखाई देगा गबड़ा जाएगा। उसमें बड़ा प्रतिबिंब दिखाने का एक कारण क्या है कि आप जाइएगा केसवा कटवाइएगा ठीक है ना तो एक तो हजामुआ को काटने में आसानी होगा थोड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा दिखाई देगा समझ आएगा और आपको देखने में भी अच्छा लगेगा। हाँ ठीक केस काटा था ठीक है ना जब आप कहिएगा हजाम पूछेगा कि और काट दे तो कहिएगा हाँ बड़ा बड़ा तभी दिखाई देता नहीं और काट दो हजामुआ और काट देगा। कहिएगा अब कहेगा देखिए तो ए ना तो नहीं और बड़ा तो नहीं और काट दो अब तो नहीं और काटवा लेगा। अब ओजन तो अवतल दर्पण लगल है ठीक है ना वो तो बड़का बड़का दिखा रहा है खूब मस्त एकदम। आपको तो खुश हो जाइएगा हाँ बड़ी मस्त केस काटा है हमरा लाकर ठीक है ना देखना एकदम केंग लगता है ठीक है ना एकदम खुश। हम भी उसी तरह खुश हो गए थे जब घरे आते हैं तो समतल दर्पण घरे तो मुहवा देखते हैं वो समतल दर्पण है ठीक है ना ओमे तो बराबर प्रतिबिंब दिखाता है। ओमे देखते हैं तो रे मैया ये तो एकदम हिट्टी चुकी फोटो एकदम पूरा चुहाड़ की तरह दिखता है आदमी ठीक है दिमाग खराब हो जाता है भाई। मन करता है जाए हजाम को दो चार लापड़ लगाए बात समझे कि नहीं। ऐसा इसलिए होता है भाई साहब कि हजाम को उस तरह से अगर दाढ़ी बनाना हो तो आसानी से दाढ़ी बना लेगा। ठीक है ना अगर छोटा छोटा दिखाई देगा तो वास्तविक में क्या हो जाएगा कि वो केस बड़ा ही रह जाएगा और आसानी से वो दाढ़ी करने में क्या होगा बनाने में आसानी नहीं होगा कभी कट जाएगा कुछ हो जाएगा बड़ा प्रॉब्लम होता है। ठीक है ना तो बड़ा दिखे जिससे आसानी से काटा जा सकता है और सीधा दिखना चाहिए। बात समझे कि नहीं। हाँ अगर दूर पर बैठा देगा बस समझे कि नहीं फोकस दूरी से ज़्यादा दूर पर पता चलेगा तब भी क्या होगा वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब सही से नहीं दिखाई देगा और क्या होगा वहां पर आप सही से काट नहीं सकते हैं बाल को। बात समझ आ गया कि नहीं आ गया। तो ठीक है यहाँ पर दाढ़ी बनाने के लिए क्या होगा भाई साहब यहाँ पर अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्यों क्योंकि यहाँ बड़ा दिखाई देता है सीधा दिखाई देता है तो आसानी से उल्टा दिखाई देता है पता चलता दाढ़ी काटते काटते उसने नाके काट दिया आई बाप रे बाप आगे चल भाई। क्वेश्चन करा कि अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या आर हो तो देखिए कोई भी दर्पण हो अगर फोकस दूरी यहाँ पर याद रखिएगा। लेकिन क्या होता है ना कि यह धनात्मक ऋणात्मक की बात हो जाती है लेकिन नॉर्मल समझिए फोकस दूरी एफ बराबर जो होता है ना आर बाई टू होता है। आर बाई टू कैसे होता है जैसे मान लीजिए कोई भी दर्पण आप ले लीजिए मान लीजिए हम उत्तल दर्पण यहाँ पर अवतल दर्पण ले लिए अवतल दर्पण ले लिए ठीक है ना। हम अवतल दर्पण यहाँ पर ले लिए तो ये मान लीजिए ध्रुव हो गया ये जो है ये हम मान लेते हैं ये ध्रुव हो गया जिसे हम लोग पी से डिनोट करते हैं और यहाँ से ये एफ हो गया। यहाँ से जो जितना दूरी एफ है उतना ही दूरी पर और आगे बढ़ेंगे तो आर हो जाएगा। यानी जो आर होता है ना भाई साहब वो आर क्या होता है आर और फोकस दूरी दो ध्रुव के बीच की दूरी है उसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं और फोकस और एफ और पी के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं फोकसांतर कहते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है कि जो एफ है वो एफ है वो क्या है आर का आधा होता है यानी आर का आधा होने के वक्रता त्रिज्या यानी फोकस दूरी जो होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है यानी एफ बराबर आर बाई टू। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा एफ बराबर वन बाई टू एफ बराबर अरे यार यहाँ तो कुछ या एफ बराबर आर बाई टू इसको आर बना लो तो एफ बराबर आर बाई टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला हो जाएगा। फोकस क्या होता है यहाँ पर फोकस क्या होता है आर का आधा होता है। बात समझे कि नहीं हमेशा याद रखिएगा बड़ा आसान है भाई साहब। ठीक है ना एकदम आर पार की लड़ाई है बस अभी नहीं। फोकस जो है भाई साहब एफ जो है वो क्या है आर के आधा होता है एफ जो है आर का आधा होता है। या फिर अगर कहेगा एफ बराबर आर बाई टू तो आर बराबर क्या हो जाएगा आर बराबर टू एफ नहीं हो जाएगा आर बराबर टू एफ
बात तो वही हुआ ना यार। यहाँ पर आओगे, यहाँ पर तो ये बटा में है 2, तो इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, तो 2F बराबर R नहीं हो गया। बात तो एक ही ना यार। चलो आगे। करेक्ट। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? समान होती है। थोड़ा कम होता है लेकिन मानते नहीं है हम लोग, सामान्य रूप से मान लेते हैं ऐसा ही कि समान है। ठीक है ना। क्वेश्चन पूछा हुआ, कर लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा इकाई क्या होगा? ये राजा, आवर्धन का इकाई तो हम तोरा वही बेरा बताया है कि आवर्धन मात्रक विहीन होता है, क्योंकि प्रतिबिंब का ऊंचाई बटा वस्तु का ऊंचाई, दोनों का ऊंचाई का थी जो मात्रक होगा वो सेम होगा। सेम सेम कट गया, जब सेम सेम कट गया तो बैगन बचा। बैगन को तो समझ रहे हैं भाई साहब, कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है ना। तो मात्रक विहीन हो जाएगा। ओ भाई साहब, ठीक है ना। और कितना बड़ा मीटर मारेगा, एकदम सीना चौड़ा करके आगे कहेगा भाई साहब पूरा सही सही मार के आए हैं। बेचारा उसको पता ही नहीं, बोरा में पूरा नंबर भर के आया गया। अब क्वेश्चन कह रहा है यार कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? ये राजा, समतल दर्पण का मतलब यहाँ याद रखिएगा, उसका फोकस दूरी अनंत होता है। समतल दर्पण का फोकस दूरी अनंत होता है। समतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जहां, मतलब जिसके सामने वस्तु को कहीं भी रखिए, जिसके सामने वस्तु को आप कहीं भी रखिए, लेकिन वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा आभासी और बराबर प्रतिबिंब और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। याद रखिए, जो प्रतिबिंब सीधा बन रहा है वो हमेशा क्या है? आभासी काल्पनिक प्रतिबिंब है। ये रियल लाइफ में भी समझिएगा। जो आदमी सीधा बन रहा है देखने में ना, समझिएगा अंदर से बड़ा चोर है, वो बहुत ही मतलब कि धोखाबाज इंसान है। बस हम एक नहीं, सीधा बनने का कोशिश कर रहा है या दिखावा कर रहा है वो व्यक्ति। ठीक है ना। लेकिन जो वास्तविक है, बात समझिए, वो आपको देखने में टेढ़ लगेगा, उल्टा लगेगा, उल्टा दिमाग का लगेगा। तो याद रखिएगा, जो प्रतिबिंब उल्टा है वो वास्तविक प्रतिबिंब है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर उतारा जा सकता है और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दा पर उतारा नहीं जा सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब का आवर्धन हमेशा धनात्मक होता है, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन हमेशा ऋणात्मक होता है। आई थिंक कि आपको बात बिल्कुल चिपका होगा, समझ आया होगा। ठीक है ना। अगर आया है तो चलते हैं आगे। ठीक है ना। और नए हैं तो वीडियो को तनी कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को, चैनल को भाई साहब सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है ना। करेगा। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार का होता है? ओ भाई साहब, हम लोग पहले ही बात किया, प्रकाशिक माध्यम कितना प्रकार का होगा भाई साहब? 2 प्रकार का होगा। प्रकाशिक माध्यम कहने का मतलब जहां से प्रकाश घुस सके, जहां प्रकाश जा सके, आ सके, घुस सके। प्रकाश जा सके, आ सके, भाई साहब प्रकाशिक माध्यम होगा बिल्कुल बवाल तरीका से यार। एक को बोले सघन माध्यम, एक को बोलेगा विरल माध्यम। सघन माध्यम मतलब सघन, प्रकाश को जाने में दिक्कत होगा। अब तोरा हम भीड़ में घुसा दे, तो भीड़ में घुसागा तो रगड़ रगड़ के निकलेगा भाई साहब, बड़ी दिक्कत हो जाएगा यार। बिल्कुल है, समझे कि नहीं? तो वहां पर क्या होगा? तुम्हारा गति कमजोर हो जाएगा। तो जब भी प्रकाश सघन माध्यम में जाता है ना, तो उसका जो गति होता है कम हो जाता है। बात समझे कि नहीं? सघन माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होता है, जबकि विरल माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है। लेकिन जब अपवर्तनांक कम होगा विरल माध्यम, यानी वहां अवरोधक कम है, यानी प्रकाश सुट सुट निकलेगा, सोए सोए निकलेगा। जैसे निर्वात में प्रकाश का चाल, चाहे वायु में प्रकाश का चाल सफा सबसे अधिक होता है, जबकि वही देखिए कांच में प्रकाश का चाल क्या होता है? कम होता है। 2 लाख पर किलोमीटर प्रति सेकेंड, या 2 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। हम बताए थे कि किलोमीटर आएगा तो 10⁻5 हो जाएगा, मीटर आएगा तो 10⁻8 हो जाएगा। बस समझे कि नहीं? सबसे ज्यादा निर्वात या फिर वायु, उससे कम जल में, उससे कम कांच में, मतलब यहाँ। और सबसे कम की अगर बात करें तो हम लोग हीरा में, क्योंकि हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है 2.4। हमेशा याद रखना यार। ठीक है ना। सबसे ज्यादा हीरा, क्योंकि सबसे कठोर पदार्थ है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? कह रहा है कि लेंस बनावेला कौन सा वस्तु ना लागी? ठीक है ना। तो पीतल, पीतल, पीतल में लेंस बनेगा। लेंस का ना मतलब होगा प्रकाश आ जा सके, पीतल में प्रकाश कहां से घुसाएंगे हम जबरदस्ती है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई साहब? आपका पीतल नहीं होगा। आंसर देखिए, कह रहा है निम्नलिखित, निम्न निम्न निम्न, अरे रे 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 राजा, का लिख देता है सर ये। निम्न में कौन सा प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश में अपवर्तन के नियम के लिए सही है? तो प्रकाश के अपवर्तन चाहे परावर्तन, दोनों का 2 नियम होता है। प्रकाश का परावर्तन या अपवर्तन। तो क्वेश्चन का परावर्तन और अपवर्तन में क्या डिस्टेंस है? देखिए नॉर्मल समझिए, जब प्रकाश का परावर्तन होता है
तो प्रकाश उसी माध्यम में मुड़ जाता है। जब प्रकाश का अपवर्तन होगा तो प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में इंटर करेगा और उसका जो पथ जो होता है उसके पथ में विचलन आ जाएगा, वो पथ से थोड़ा सा मुड़ जाएगा। बात समझे कि नहीं? तो प्रकाश का अपवर्तन हो गया। परावर्तन का मतलब प्रकाश अपने ही माध्यम में क्या होगा, लौट जाएगा। रूस के आया फिर घुस गया अपने ही घर में। बात समझे कि नहीं? मैंने अगुआरा से आया पछुआरा से घुस गया, यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये होगा कि अपने ही घर में, यानी एक उसी माध्यम में आया और घुसा। बात समझे कि नहीं? तो अपवर्तन, सॉरी परावर्तन। बात समझे कि नहीं? लेकिन जब हम कहेंगे अपवर्तन, बात समझे कि नहीं, जब हम कहेंगे अपवर्तन यानी उसको अपमानित कर दिया गया, ठीक है ना। आपके घर से आया दूसरे के घर में घुस गया। बात समझे कि नहीं? आया और दूसरे के घर में घुस गया। बात समझे कि नहीं? अपने घर में घुसने के लिए रास्ता बदलने की जरूरत नहीं, रास्ता नहीं बदलेगा, ठीक है ना। आप मुड़ नहीं सकते इधर उधर, दूसरे घर में घुसने के लिए मुड़ना पड़ेगा। इसलिए अपवर्तन का मतलब क्या हो गया? अपवर्तन का मतलब भाई साहब ये हो गया कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, ठीक है, तो उसके मार्ग में परिवर्तन आता है, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बात समझे कि नहीं? प्रकाश का अपवर्तन का बहुत सारा इफेक्ट मिलता है। जैसे आप देखिएगा कि जब आप बाल्टी में पानी भरे रहेगा तो उसका पिंदिया ऊपर दिखाई देगा। बात समझे कि नहीं? कभी कभी ऐसा ऐसा इस भौक में क्या हो जाता है कि हम लोग हाथवा लगाते हैं और तो याते भाई ये तो और नीचे हो के, ठीक है ना। कभी कभी क्या हो जाता है कि सीका देखिएगा, सीका, तो सीका रखिएगा ना तो उसको आपको महसूस होगा सिकुआ ऊपर है, ठीक है ना। तो हम लोग लइकाई में क्या करते थे कि उसमें लइका सबको मतलब कि खिलाते थे लोग, उसको क्या कहता है, जो लॉटरी खिलाते थे लोग कि भाई उस पर सिक्का गिराओ, जौना का सिक्का उस सिक्का पर चल जाएगा, ठीक है ना। तो वो 5 रुपया देंगे, 1 रुपया सिक्का गिराओ और 5 रुपया ले जाओ, अगर मेरा सिक्का पर लड़ गया था। अब सिक्का तो ऊपर अलग दिखाई देता था और वो घींच के मारता था, ओकरा सिक्के गिराता था, अब पता चलता था सिक्का कहीं और है, दिख कहीं और रहा है, मारा सठ में नहीं करता था। दिन भर में 150-200 रुपया हम लोग दशहरा पूजा में कमा लेते थे, ठीक है ना। लेकिन हम लोग को पता नहीं था ये होता कैसे है, लेकिन कमा लेते थे, ठीक है ना। आज पता चला वो भाई साहब इधर फिजिक्स के पूरा न्यूटन थे हम लोग, ठीक है ना। तो प्रकाश के अपवर्तन के भी कितने नियम? 2 नियम। प्रकाश के परावर्तन के भी कितने नियम? 2 नियम। बात समझे कि नहीं? प्रकाश के अपवर्तन के नियम कौन कौन से होंगे? तो आपतित किरण और परावर्तित किरण, याद रखिए। सॉरी, आपके परावर्तित किरण तो परावर्तन में जाएगा, आपतित किरण और अपवर्तित किरण, ठीक है ना, और अभिलंब, ये तीनों क्या होगा भाई साहब? आप याद रखिएगा, एक ही समतल पे होता है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पे होता है, समतल पे होता है। दूसरा, ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बना कोण है वो आपतन कोण, ठीक है ना। और आपतित किरण, सॉरी, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना जो कोण है वो अपवर्तन कोण है। तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण, ठीक है ना, याद रखिएगा। ये जो दोनों है भाई साहब, ये दोनों साइन आई बाटा साइन आर, यहां पर आप याद रखिएगा, यहां पर आपको ध्यान रखना है कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण, है ना, दोनों का जो अनुपात होगा वो नियतांक होगा, नियतांक होगा। दोनों का अपवर्तनांक क्या होगा? नियतांक होगा। बात समझे कि नहीं? यानी आपतन कोण साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर, यहाँ पर याद रखिएगा आर होगा। दोनों का क्या होगा? नियतांक होगा, जिसको हम लोग बेसिकली क्या करते हैं? म्यू से सूचित करते हैं, जिसको हम लोग क्या करते हैं? म्यू से सूचित करते हैं, म्यू से सूचित करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए कह क्या रहा है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 + 20 है। यहाँ पर देखिए ये धनात्मक बता रहा है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा है? देख भाई बहुत ही आराम से याद रखना, ये दर्पण और लेंस दोनों के लिए सेम होगा, ठीक है ना। याद आप रखिएगा क्या, यहाँ पर भाई साहब जब कह रहा है कि गोलीय दर्पण का फोकस दूरी +20 है, याद रखिए उत्तल 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 दर्पण या लेंस, उत्तल दर्पण या लेंस, अवतल दर्पण या लेंस, ठीक है ना। उत्तल दर्पण या लेंस, अवतल दर्पण या लेंस, ये दोनों का मान धनात्मक होगा, धनात्मक, और इसका मान ऋणात्मक, ठीक है ना। उत्तल यानी उठल, जो उठल है वो धनी है, जो उठल है वो विकसित है। बात समझे कि नहीं? उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो धनात्मक हो गया, ठीक है ना। जो अवतल है, जो बिना उठल है, वो धसल है। बात समझे कि नहीं? धसल है मतलब अविकसित है, यानी धनी मतलब कि कर्जा उर्जा ले ले है। बात समझे कि नहीं? वो ऋणात्मक है। हमेशा याद रखना है, उत्तल दर्पण उत्तल लेंस, उसका क्या होगा? हमेशा फोकस दूरी क्या होगा? उसका धनात्मक होगा। अवतल दर्पण या अवतल लेंस, उसका फोकस दूरी क्या होगा? हमेशा
ऋणात्मक होगा, बिल्कुल हमेशा याद रखना, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या करा कि तैलीय कागज क्या होता है, तैलीय कागज क्या होगा, पारदर्शक नहीं, पारभाषक हो जाएगा, पारभाषी हो जाएगा, इसे हम लगेगा पारभाषक या पारभाषी हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो दूसरा, यहाँ पारदर्शक अपारदर्शक सब बता दिए हुए हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझे कि नहीं। अब दूसरा क्या है, कांच की चाल प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी। भाई जाहिर सी बात है कि हर माध्यम का अपवर्तनांक, हर माध्यम का सघनता विरलता अलग अलग होता है, बात समझे कि नहीं। इसीलिए हर माध्यम का अपवर्तनांक जब अलग अलग होगा तो प्रकाश का चाल भी अलग अलग हो जाएगा। हम आपको बताए थे किसी माध्यम का अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला वहां पर निर्वात में प्रकाश का चाल बता, उस माध्यम में जिस माध्यम का अपवर्तनांक पूछा जा रहा है उस माध्यम में प्रकाश का चाल, बिल्कुल यही है, ठीक है ना। या अपवर्तनांक पूछेगा, किसी माध्यम का अपवर्तनांक पूछेगा तो याद रखिएगा कि निर्वात में प्रकाश का चाल अब बाटा उस माध्यम में, याद रखिएगा यहाँ पर क्या करें, और यहाँ पर अपवर्तनांक पूछा है तो उस माध्यम में प्रकाश का जो अपवर्तनांक है उसे डिवाइड करेंगे, बिल्कुल बवाल तरीका से भाई साहब रगड़ के फेंक देंगे आप लोग, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आगे, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ए राजा, जब भी हम कहेंगे कि काल्पनिक प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण में तो हमेशा काल्पनिक का प्रतिबिंब बनता है, दूगो तो प्रतिबिंब में बनेगा, ठीक है ना। काल्पनिक प्रतिबिंब और छोटा प्रतिबिंब, छोटा और बहुत छोटा, ठीक है ना, दूगो प्रतिबिंब में बनता है, छोटा बहुत छोटा, ठीक है ना। तो उत्तल दर्पण में जो काल्पनिक प्रतिबिंब, कोई भी काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा होता है, कोई भी काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होगा, सीधा होगा। तो सीधा एवं आवर्तित, सीधा एवं हाश्रित होगा, हाश्रित होगा, सीधा एवं हाश्रित होगा, हाश्रित का मतलब छोटा, आवर्तित का मतलब बड़ा, आवर्तित का मतलब बड़ा, बड़ा ना, छोटा, और जब छोटा कहल जाई तो हाश्रित, ठीक है ना। तो जब भी काल्पनिक होगा भाई साहब तो याद रखिए काल्पनिक का मतलब सीधा होगा, सीधा साधा जो आदमी होगा, समझ जाना भाई साहब कि वो कल्पना कर, मतलब कि वो दिखावा कर रहा है, बात समझे कि नहीं। जो सीधा दिखेगा दिखावा कर रहा है, जो थोड़ा सा आपको देखने में टेढ़ लगे, जो आपको लगे कि बड़ा बोल्ड आदमी है, वो आपके लिए ईमानदार होगा, बात समझे कि नहीं। रियल वही है, बात समझे कि नहीं, जो देखने में आपको उल्टा लगता है ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ये राजा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा, धनात्मक होगा। अवतल लेंस का फोकस दूरी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। उत्तल लेंस का फोकस दूरी आए ऋणात्मक की धनात्मक, धनात्मक, बस समझ रही, धनात्मक यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन करेक्ट, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनता है, उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनेगा। आई भाई साहब देखो, याद रखना, अवतल दर्पण प्रतिबिंब के लिए याद रखना, अवतल दर्पण उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, ये दोनों को सेम में रखना है। अवतल, सॉरी सॉरी, अवतल लेंस, यहाँ लेंस कर देते हैं हम, उत्तल दर्पण, ये दोनों सेम होगा, याद रखना है। इसमें भाई साहब 6 स्टेज में प्रतिबिंब बनता है, जिसमें वास्तविक और काल्पनिक, रियल और इमेजिनरी, बात समझे कि नहीं, वर्चुअल जिसे कह सकते हैं, वर्चुअल, ठीक है ना, दोनों तरह का प्रतिबिंब बनेगा अवतल दर्पण या उत्तल लेंस में। अवतल दर्पण या उत्तल लेंस में रियल यानी काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा, बड़ा और छोटा दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर हम कहेंगे कि अवतल लेंस या उत्तल दर्पण में किस तरह का प्रतिबिंब बनेगा राजा, तो याद रखिएगा हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनेगा, हमेशा छोटा के साथ साथ आभासी बनेगा, आभासी बनेगा, कैसा बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा, छोटा बनेगा। तो कह रहा है उत्तल लेंस में कैसा बनेगा, तो उत्तल लेंस कह रहा है याद रखिए, तो कैसा बन जाएगा भाई साहब, वास्तविक भी बनेगा आभासी भी बनेगा, तो वास्तविक तथा आभासी सी नंबर हो जाएगा। यहाँ वास्तविक तथा आभासी, छोटा तथा बड़ा सब बनेगा। लेकिन अवतल लेंस पूछता चाहे उत्तल दर्पण पूछता, देख भाई ध्यान से ना तो फिर गड़बड़ी, इसमें बड़ा कंफ्यूज आ जाता है लड़का सब, ठीक है ना। बिल्कुल एने होने से सापा ध्यान वान भाई साहब एकदम करेजा पर सीना रख के सोच सोच, क्या कर रहे हैं हम ये कर रहे हैं कि अवतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस ये दोनों सेम सेम, ये दोनों जब सेम हुई तो क्या हुई, यहाँ पर वास्तविक और काल्पनिक दोनों तरह का काम करेगा, दोनों तरह का काम करेगा यानी दोनों तरह का मतलब क्या करेगा, यहाँ पर प्रतिबिंब बनाएगा। लेकिन ये राजा कहेगा अवतल लेंस या उत्तल दर्पण तो क्या होगा, क्या होगा उस समय, हमेशा, हमेशा
क्या होगा? आभासी प्रतिबिंब, काल्पनिक पर आभासी को काल्पनिक कहा जाता है। छोटा, हास्रित का मतलब छोटा, ठीक है ना? याद रखना हमेशा, ना तो बहू दिमाग से निकल जाएगा, ठीक है ना? फिर इन्होंने लाल पियर करते रह जाना, ठीक है ना? देखो भाई साहब, ये थोड़ा सा टाइम ज्यादा होगा क्योंकि हम समझा रहे हैं, चीजों को समझा रहे हैं, मजे लेकर पढ़ रहे हैं यार। देखो फिजिक्स है यार, फिजिक्स को मजा लेके पढ़ेंगे, ठीक है ना? थोड़ा सा हंसी मजाक करते चलेंगे, ठीक है ना? दिल पे मत लेना, बस ये पढ़ाई की बात है। बस थोड़ा सा क्या होता है ना, वीडियो देखना बड़ी मुश्किल हो जाता है यार। थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा सा हंसी मजाक करते चलेंगे ना तो वीडियो देखना थोड़ा सा आसान होगा। इसलिए हम चाह रहे हैं ताकि हम लोग मिलजुल के जो है ना बेड़ा पार करें, नैया पार लगाएं। और भाई साहब अभी वो पड़ोसी को भी तो दिखाना है कि दम कितना बाजुए कातिल में है। बात समझे कि नहीं? तो यहाँ पर क्या करना है ना भाई साहब, बवाल मचाना है। बवाल कैसे मचाना है? मेहनत के द्वारा। बात समझे कि नहीं? और देखना ये है कि आपको अपने दोस्त से कहीं नंबर कम ना आए, नहीं तो साला जिंदगी भर के लिए वो आपको ताना मारेगा, जिंदगी भर के लिए साला आपसे सीना चौड़ा करके चलेगा। बस समझे कि नहीं? मेहनत करना है, डट कर मेहनत करना है, मिल के मेहनत करना है, मेरे साथ बने रहिए, ठीक है ना? और हम आपको एक से एक क्वेश्चंस, जितने भी रियलिटी क्वेश्चंस है जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, जो आप अगर थोड़ा सा उस पर मेहनत कर देते हैं तो आपका एग्जाम में मार्क्स अच्छा आ सकता है। बिल्कुल 500 मार्क्स में से 250 मार्क्स को हम लोगों को अचीव करना है इस ऑब्जेक्टिव सीरीज के माध्यम से। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा और डिसलाइक कीजिए। चैनल को कंपलसरी सब्सक्राइब कीजिए। देखिए भाई साहब, ये टोटल हम लोग 20 तो क्वेश्चन आज तक कंप्लीट किए। अब इसके बाद कंसेप्ट तो लगभग लगभग हम लोग समझ गए। इस चीज को अच्छा से करना। अब इसके बाद धड़ाधड़ 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 हम लोग एकदम बिल्कुल गोली की तरह हम लोग टोटल 60 क्वेश्चन, लगभग 64 क्वेश्चन और बाकी है, 84 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो बिल्कुल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बवाल तरीका से। कल हम लोग जो है अब धड़ाधड़ 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 एकदम हम लोग मारते चले जाएंगे, रगड़ते चले जाएंगे, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन में। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो यार दोस्तों के पास भेजो, शेयर करो, जो भी 10th क्लास में पढ़ते हो थोड़ा सा यार हेल्प करो, ठीक है ना? और मज़ा आएगा थोड़ा सा। देखो क्या होता है ना कि एक मोटिवेशन है हम लोगों के लिए। लाइक करो, कुछ अच्छा कमेंट करो, अच्छा लगा हो, या फिर जो चीज़ कहीं पे मिस्टेक्स कुछ हो, या फिर आपको लगे कि यहाँ पर कुछ और सुधारने की जरूरत है, क्योंकि नया नया चीज़ है यार, नया नया हम लोग वीडियो बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो सजेशन तो दे सकते हैं यार। सीखा जा सकता है हर चीज़ से, ठीक है ना? कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।